हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस। तो जिन लोगों का भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी है, उन सब लोगों के लिए क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस केवल पैडागोजी के। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में जो है 15 नंबर की जो है पैडागोजी आती है और हिंदी जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं बार बार कहती हूँ कि हिंदी में जो है 15 नंबर का अपठित गद्यांश और पद्यांश आता है, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो भी आपका इंग्लिश में भी अपठित गद्यांश और पद्यांश आता है, और 15 नंबर की पैडागोजी आती है। और आप लैंग्वेज की अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें ना, तो क्योंकि 60 नंबर की आपकी जो है 2 लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना होता है, 60 नंबर जो है आप इसमें से आराम से 50 नंबर जो है लेकर आ सकते हैं। तो ये जो हिंदी है आपका, क्योंकि हिंदी मातृभाषा है, आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। तो हिंदी के क्वेश्चन जो है आपके गलत नहीं होने चाहिए, 15 में से 15 आएंगे। ठीक है, तो मैं पैडागोजी को करने का तरीका बताने वाली हूँ, किस तरीके से जो है आप पैडागोजी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही जो मैंने पैडागोजी की कॉन्सेप्ट क्लासेस दी थी उसको देखना मत भूलिएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, बल्कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए देखिएगा। इन शॉर्ट में मैंने पूरा उसे समझाया हुआ है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि वो जो है टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार देखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाया, उनको कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि उससे आने वाले क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नॉम चॉम्स्की के ऊपर है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन जो है, ठीक है, भाषा अर्जन उपकरण, यहाँ पे भाषा अधिगम की बात नहीं कर रहे हैं, भाषा अर्जन जो हम अपने वातावरण से जो है ऐसे ही देखते देखते सुनते सुनते जो है उसका नकल करते करते सीख जाते हैं। तो भाषा अर्जन उपकरण है ये LAD बच्चों की किस बात में मदद करता है। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये किस चीज़ में जो है मदद करता है। वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, जो वयस्क भाषा बोलते हैं उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको शुरू करने में, या व्याकरण के नियम बताने में, या सरलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, या दूसरों बच्चों के साथ अंतः क्रिया करने में। तो किस चीज़ में जो है ये मदद करता है। तो याद रखिएगा, नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि जो भाषा अर्जन उपकरण है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है, ये जो है बच्चों को व्याकरण सीखने में जो है मदद करता है। ठीक है, व्याकरण के नियम बनाने में जो है ये क्या करता है, मदद करता है। तो ये जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्री लाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबंध करते हैं। मतलब क्लास जो 5th क्लास है उसमें भाषा शिक्षण करते समय जो टीचर हैं श्रीलाल, ये पाठ्य सामग्री को बच्चों की जो पृष्ठभूमि है, उनके रीति रिवाज है, परंपराओं से संबंध करके बताते हैं। तो श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। वो सटीकता के सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, समूहीकरण के सिद्धांत का, या अभ्यास के सिद्धांत का, जीवन से जुड़ा। जब बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सटीकता, समूहीकरण, अभ्यास तो आएगा ही नहीं। सीधा सीधा इसका मतलब निकल रहा है कि बच्चों के जीवन के जुड़ाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, कि बच्चों के जीवन से जोड़ के वो पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बार बार कहती हूँ कि जो पैडागोजी है ये टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आप पैडागोजी के कॉन्सेप्ट को पढ़ लें और आप सबके आंसर कर लेंगे, क्योंकि पैडागोजी जो है ना, ये एक टीचर के मतलब कि जो बच्चों को शिक्षण दिया जाता है, बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, तो किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे बेस्ट बच्चे जो है तरीके से सीखें। उसमें आंसर जब भी आप करें तो याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा को वैल्यू देना है, प्रगतिशील शिक्षा को वैल्यू देना है, समावेशी शिक्षा को वैल्यू देना है, और साथ ही आपके हिसाब से नहीं बल्कि बच्चों को अवसर देना है, बच्चों को इन्वॉल्व करना है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमेशा जो है वो क्या रहे, सक्रिय रहें। तो ये सब पॉइंट आपको माइंड में लेकर चलना है। तो आप देखेंगे पैडागोजी के क्वेश्चंस आपके गलत होंगे ही नहीं। गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। कहने का मतलब कि गोवा में जो है ये भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि गोवा, तो गोवा में क्या है, इसका तात्पर्य हुआ कि ये बहुभाषिक राज्य है, एक भाषिक राज्य है, द्विभाषिक, ये ऐसा राज्य है जहाँ भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे ये भाषाएं बोली जाती हैं, इसका मतलब ये एक भाषी राज्य तो हुआ ही नहीं, कि 2 भाषा भी नहीं है तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो ये जो है द्विभाषा भी नहीं हुआ। और ऐसा राज्य जहाँ पे भाषाएं पढ़ाई जाती हैं ऐसा भी नहीं है, तो ये बहुभाषिक राज्य है। ठीक है, क्योंकि गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी अगर पुर्तगाली पढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब ये जो राज्य है ये बहुभाषी राज्य है, यहाँ पे पूरी जो भाषाएं पढ़ाई जा रही है। तो फर्स्ट आंसर जो है इसका करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो अभी तक जो भी क्वेश्चन किए ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहे।
प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय, और याद रखिएगा ये जो मैं पेपर करवा रही हूँ 20 जनवरी का पेपर है, और पेपर 1 जिनका हिंदी है वो है, और जिन लोगों का भी पेपर 1 है, ये पेपर 1 मैंने लिया, पेपर 2 ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, पेपर 2 की जो हिंदी है लैंग्वेज 1 करवा चुकी हूँ, और ये पेपर 1 CTET पेपर 1 की लैंग्वेज 1 जो हिंदी है वो करवा रही हूँ। ठीक है, जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ पैडागोजी का वो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि बहुत ही इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन इसके लिए जो है ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय, मतलब प्राथमिक स्तर पर अगर व्याकरण पढ़ाया जा रहा है तो अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकें? तो पाठ्यपुस्तक विधि या अनुवाद विधि, आगमनात्मक विधि या निगमनात्मक विधि? तो देखिए, पाठ्यपुस्तक और अनुवाद से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि पाठ्यपुस्तक में पाठ्यपुस्तक आप बस प्रयोग करें, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करें। अनुवाद में भी टीचर होगा एक, ठीक है। निगमनात्मक विधि में पहले नियम बताते हैं फिर उदाहरण, तो इसमें भी बच्चा जो है ज़्यादा नहीं सीख पाएगा क्योंकि नियम टीचर के द्वारा बताएगा पहले। आगमनात्मक विधि, देखिए इसमें क्या होगा कि बच्चे व्यस्त कैसे रहेंगे, क्योंकि इसमें जो है उनके जीवन से जुड़े जो है आप उदाहरण लेंगे, कोई विशेष उदाहरण लेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, सोचेगा, उसे उदाहरण से नियम की तरफ लेकर जाएंगे। तो बच्चे जो है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, उनको उदाहरण पूछेंगे, तो सभी बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व रहेंगे और एक दूसरे से जो है क्या करेंगे, अंतःक्रिया भी करेंगे। तो यहाँ पे जो है उदाहरण से नियम की ओर आगमनात्मक विधि होता है, तो ये जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि आगमनात्मक विधि के द्वारा जो है बच्चों को आप बोलने का अवसर देते हैं, नियम में तो टीचर ही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं, जो निष्क्रिय शब्दावली होती है उसमें कैसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, जिनका प्रयोग अक्सर होता है। जैसे अक्सर होगा तो वो तो सक्रिय शब्दावली हो जाएगी, ठीक है, एक्टिवली मतलब बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग हो रहा है तो सक्रिय होगा। जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हैं ऐसा नहीं है, जिनका इस्तेमाल लेखक करते हो ऐसा नहीं, जिनका प्रयोग कभी कभार होता हो उसको हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय। जैसे बच्चे बहुत ही कम बोल रहे हैं या उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब बच्चे जो है पैसिव हो गए, निष्क्रिय हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से जो है निष्क्रिय शब्दावली का मतलब कभी कभार प्रयोग होने वाली। ये भी इजी आंसर था, क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है, त्रुटियां जो है, त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है। देखिए, त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, मतलब कि बाधा डालती हैं। तो आप लोगों को पता है कि बच्चों के द्वारा त्रुटियां करना जो है एक पॉजिटिविटी को दिखाता है, क्योंकि बच्चे इसका मतलब कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो त्रुटियों को उनके नकारना नहीं है, बल्कि उनको समझाना है, उनको बताना है, ये नहीं कि उसको नज़रअंदाज कर देना या उनको ये सोचना कि त्रुटियां जो है बाधा डालती हैं। तो ये बाधा डालती है तो ये तो होगा नहीं। त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती। देखिए, गलती करना हमेशा बुरी बात नहीं होती, क्योंकि गलती के बाद जो हम जो सीखते हैं उससे लर्निंग होनी चाहिए। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो सही है त्रुटि के बारे में। त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण आयाम है, बिल्कुल। त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायता करती हैं, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो है बाधा डालना, कभी भी ये बोला जाए ना कि त्रुटियां जो है आपके भाषा अधिगम में, मतलब कि लैंग्वेज लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें जो है बाधा डालती है, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो ये आंसर जो है त्रुटियों के बारे में सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाँ, कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं, ठीक है। कल्पना करें कि आप किसी भी कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसका जो है सचिव है, आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया, ठीक है। मतलब यहाँ पे टीचर को सोचना है, मतलब हम जैसे कि हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप एक गतिविधि के क्लब हैं, क्लब के सचिव हैं और अपने विद्यालय में आपने सेमिनार की अध्यक्षता हेतु एक भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, उसमें उनके व्यवसाय, शौक, भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस गतिविधि को किस श्रेणी में आप रखेंगे? मतलब कि ये जो गतिविधि है कौन सी श्रेणी में? श्रवण और लेखन गतिविधि में? नहीं, आप केवल सुनने का काम तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके जो भी व्यवसाय, उनका शौक, भविष्य, इनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो इसे श्रवण और लेखन गतिविधि में तो नहीं रखेंगे, ठीक है। श्रवण तो एक टाइम के लिए आप सुन रहे हैं तो ये तो करेक्ट है, लेकिन लिखने के लिए तो नहीं बोल रहे ना। वाचन और लेखन गतिविधि, तो वाचन तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन लेखन तो होगा नहीं। पठन या पढ़ने के लिए या श्रवण गतिविधि, श्रवण तो सही है, श्रवण और वाचन, तो श्रवण और वाचन गतिविधि में आप बोलेंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं और वो बोल रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि अगर आप उसके व्यवसाय, शौक, भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं तो आप जो है सुन रहे हैं और वो बोल रहा है,
तो यहाँ पे जो है वाचन गतिविधि और श्रवण गतिविधि 4th वाले में रखेंगे। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे? मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इस प्रकार की जो तथ्यात्मक सूचना है इसको जो है आप किस में रखेंगे? तो ये प्रतिपादक लेखन में, मतलब व्याख्यात्मक लेखन में, प्रत्यकारी लेखन या वृत्तांतात्मक लेखन या विवरणात्मक। देखो तो विवरण तो आप कर नहीं रहे हैं, ना ही किसी वृत्तांत के बारे में बता रहे हैं, प्रत्यकारी भी नहीं होगा। यहाँ पे जो है तथ्यात्मक सूचना है जिसकी आप व्याख्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक जो सूचना संबंधी लेखन है इसको जो है आप रखेंगे व्याख्यात्मक में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को हार्ड नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि ये जो है आप लोगों के मतलब इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये देखिए कितना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, थोड़ा सा अगर सोच समझ के करें तो। विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? जो बच्चे हैं उनके साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, इससे संबंधित कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? मतलब 3 तो सही है, क्यों करनी चाहिए यही ढूंढ लो। यह बहुत ही प्रेरणास्पद होता है, बिल्कुल जो साहित्य होता है वो बहुत ही प्रेरणास्पद होता है, तो बात तो सही है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? सही नहीं है कौन सा कथन? यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो क्या ये बात सही है? क्यों भाई, साहित्य को तो पाठ्यक्रम में शामिल है ही। यह विद्यार्थियों को दूसरे की संस्कृति समझने में मदद करता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये भाषा अर्जन का आधार है, जो साहित्य है ये भाषा अर्जन का भी आधार है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो आपका गलत होगा। इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कि पाठ्यक्रम में जो है ये शामिल नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है, पाठ्यक्रम में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? जो निदानात्मक परीक्षण है, जो निदान का मतलब कारण जानना, ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना। तो क्या योगात्मक आकलन के लिए और प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है? नहीं। शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों, कमियों को जानना। बिल्कुल, निदान का मतलब होता है कारण जानना। जिस तरह से किसी भी बच्चे को कोई समस्या होती है, मतलब कुछ भी उसे फीवर है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसका निदान जानता है, मतलब उसका कारण जानता है, फिर उसके बाद जो है उपचार देता है। तो भाषा अधिगम में भी निदानात्मक जो परीक्षण है ये कारण जानना, मतलब बच्चों के अंदर क्या कमियां हैं उसको जानना, ठीक है। विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता की परीक्षण करने के लिए नहीं। किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु विद्यार्थी की पात्रता का आकलन करने के लिए नहीं। जो भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण है, तो इसका मतलब जो है बच्चों के अंदर जो भी कमियां हैं उसके कारण को जानना। तो सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा कि विद्यार्थियों की समझ में रह गए जो अंतर है, मतलब जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, जो कमियां हैं उसको जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए, भाषा में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है? भाषा में तो हम सब लोग जानते हैं कि संस्कृत, हिंदी तो नहीं, हमारी अंग्रेजी जो है इसको द्वितीय भाषा के रूप में जो है भारत में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इसमें देखिए, किसी भी भाषा के शब्दों और उसके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है। कोई भी भाषा के जो शब्द है और उसके अर्थ के बीच अगर स्वाभाविक संबंध नहीं है तो यह कथन जो है किससे संबंधित है? भाषा अद्वितीय से, भाषा वाचिक से, भाषा यादृच्छिक से या भाषा गतिशील से? देखिए, भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक अगर संबंध नहीं है तो ये जो है यादृच्छिक को दर्शाता है, मतलब कि भाषा यादृच्छिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे सही विधि कौन सी होती है? आपको मैंने बार बार बताया कि पहले जो है आप व्याख्या करेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, अभ्यास, ड्रिल, अनुवाद भी नहीं। आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि से अगर स्टार्ट करते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के सामने जो उनके डे टू डे लाइफ से, उनके जो जीवन है उससे संबंधित कोई एक विशेष उदाहरण लेंगे, ठीक है। जब उसके विशेष उदाहरण लेंगे तो उदाहरण को बच्चा समझेगा, उदाहरण के द्वारा जो है आप उसके नियम को बताएंगे, और फिर या तो निगमनात्मक पहले उसके नियम को बताएं और फिर उदाहरण। तो आगमनात्मक निगमनात्मक विधि जो है याद रखिएगा हमेशा व्याकरण के लिए जो है सबसे बेस्ट होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड, ठीक है।
लक्ष्य दृश्य शब्द शब्द भंडार के किस प्रकार का शब्द है? जो लक्ष्य दृश्य शब्द है ये जो है किस प्रकार का शब्द है? तो रट कर सीखा जाता है, इस प्रकार का है? नहीं, रट कर सीखना कभी भी ऑप्शन में दिखे वो आपका गलत होता है। पाठक इसकी पहचान करता है, बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। मतलब कि ये कि जो विद्यार्थी हैं इसकी पहचान करता है बिना किसी जटिल विश्लेषण के, बहुत ही आसानी से जो है इसे समझ जाता है और अर्थपूर्ण पाता है। लेखन की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने में मदद करता है? नहीं, क्रम कम प्रयुक्त किया जाता है। तो लक्ष्य दृश्य जो शब्द है इसका मतलब है कि इसका जो बच्चे जो हैं इसकी पहचान जो है बहुत ही आसानी से बिना किसी कठिनाई के कर लेते हैं और अर्थपूर्ण भी होता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आरंभिक साक्षरता उपागम। आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? आरंभिक साक्षरता के लिए तो पारंपरिक जो प्रवेशिका पढ़नी चाहिए या विभिन्न प्रकार के लिखित और वाचिक सामग्री के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए, ड्रिल अभ्यास वाली वर्कशीट करवानी चाहिए या मौखिक ड्रिल का अभ्यास। देखिए, जो साक्षरता है, जैसे बोलते हैं ना कि परिवार बच्चों का पहला जो है विद्यालय होता है, माँ उसकी पहली जो है टीचर होती है, उसी तरह से जो आरंभिक साक्षरता जो है वो मौखिक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए। मतलब ऐसे ही बोलने देना चाहिए, बच्चे जो है वो बोले, उनके मन में जो आ रहा है, उनके जो विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं वो बोलते जाएं। तो आरंभिक साक्षरता उपागम जो है ये क्या है? मौखिक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? मौखिक ड्रिल अभ्यास, ऑरली जो है बोलने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है ये जो मैं प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर से ही मैं लूँगी। तो ये तो हमारा 20 जनवरी का था, 20 जनवरी CTET पेपर 1 का लैंग्वेज 1। अब इसका नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। देखिए, श्री रमन जो है स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री रमन जो है स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने एक पत्रिका खरीदी। उस पत्रिका में क्या कुछ रुचिकर है यह जानने के लिए पत्रिका के पन्ने उल्टे पलटे और यह किस प्रकार का पठन है? मतलब कि पत्रिका को उन्होंने जब खरीदा तो उन्होंने उसमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए जो है उसके पेज को अलट पलट रहे हैं। तो ये किस प्रकार का जो है पठन है? तो ये सरसरी तौर पर, बारीकी तौर पर, विस्तृत पठन, गहन पठन। देखिए, जब हम कोई बुक लेकर जाते हैं, कोई स्टोरी देखने के मतलब कोई बुक लेते हैं, स्टोरी मतलब कोई स्टोरी बुक हुआ, तो उसको हम जो है ना जल्दी जल्दी देखते हैं कि ये किस तरह की होगी बुक। तो उसमें थोड़ा चित्र उत्र होते हैं, कुछ हमें इंटरेस्टिंग लगता है तो हम ले लेते हैं। तो इस तरह के पठन को क्या बोला जाएगा? तो ये जो है आपका सरसरी तौर पर बारीकी से तो देखने में बहुत टाइम लग जाएगा। विस्तृत पठन भी नहीं कहलाएगा, ना ही गहन पठन आप कर रहे हैं। इसको जल्दी जल्दी उलट पलट रहे हैं तो ये सरसरी तौर पर देखना। ये किस प्रकार का पठन है? सरसरी तौर पे जो है आप इसको बस एक नज़र डाल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट होगा। ये जो मैं पेपर करवा रही हूँ ना ये भी आपका 20 जनवरी का पेपर है। अभी हमने जो लैंग्वेज 1 किया था, अब ये लैंग्वेज 2 है। तो मैंने इसीलिए बोला था जिन लोगों का भी भाषा है ना, अगर आपकी पैडागोजी आप लोगों को करना है कि आपकी पैडागोजी में जो है 15 नंबर कहीं पर भी ना कटे, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्वेश्चन किस किस तरह के बनते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए, एक भाषा अध्यापक एक अनुच्छेद को पढ़ते समय उसके प्रत्येक शब्द को सही उच्चारण, बालाघात, तान, अनुतान और विराम के साथ पढ़ती है, ठीक है। मतलब एक भाषा अध्यापक है, अनुच्छेद को वो पढ़ते समय प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण करती है, चाहे बालाघात हो, तान, अनुतान हो या विराम चिन्ह हो, सबको जो है एक साथ जो है सही से पढ़ती है। फिर वह उसका अनुवाद करती है, कठिन शब्दों का अर्थ बताती है। पठन की ये जो प्रक्रिया है अधिकांश शिक्षार्थियों को किस तरह से मदद करेंगी? तो किस तरह का मदद करेगी? पाठ्य सामग्री को डिकोड करने में, बोध के साथ पठन करने में, मतलब कि समझने के साथ जो है पठन करने में, पठन की कला में जिज्ञासा विकसित करने में या भाषा अधिगम के प्रति जो है प्रोत्साहित करने में। तो ये किस प्रकार की मदद करेगी? तो याद रखिएगा ये जो है पाठ्य सामग्री को जो है डिकोड करने में, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ को ध्यान दिया जा रहा है। अब ये तो है नहीं कि बोध के साथ पठन कर रहे हैं या पठन की कला में जिज्ञासा विकसित करने के लिए इस तरह से जो अनुवाद करती है तो कठिन शब्दों का अर्थ बताती है। पठन की जो ये प्रक्रिया है ये पाठ्य सामग्री को डिकोड करने के लिए होती है। तो ये भी पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, या तो बोले 138, ठीक, क्योंकि लैंग्वेज 2 है। ठीक है, भाषा का वह गुण जिसमें शब्द किसी वस्तु, घटना या विचारों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाता है? अच्छा, आप लोग याद रखिएगा, जिनको अभी लैंग्वेज 1 है और जिनका भी लैंग्वेज 2 है, ठीक है, जो जिनका भी लैंग्वेज 1 है वो 91 से लेके 20 तक का 120 तक के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1। अगर आपका भाषा हिंदी भाषा लैंग्वेज 1 है तो 91 से लेके 120 तक का क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आपका लैंग्वेज 2 है तो 121 से लेके आपको 150 तक के क्वेश्चंस करने होंगे। ज़्यादातर लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है वह उनके 60 नंबर जो है इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को मिला के 60 मार्क्स होता है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन सा लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हैं। तो कई बार तो लैंग्वेज 1 तो आप लोग सही कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज 2 तो ज़्यादातर लोग जो है 30 नंबर की गड़बड़ी कर देते हैं। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। लैंग्वेज 1 जिनका होगा वो जो है याद रखिएगा 91 से 120 तक के क्वेश्चन करने हैं, और जिनका लैंग्वेज 2 होगा 121 से 150 तक के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है। देखिए, भाषा का वह गुण जिसमें शब्द किसी वस्तु, घटना या विचारों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाता है? मतलब भाषा का वो कौन सा गुण है जिसमें किसी भी वस्तु, घटना या विचारों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो शब्द वो क्या कहलाता है? तो उत्पादकता, विस्थापन, अर्थ तत्व या वाक्य का विन्यास। तो ये क्या कहलाता है? अर्थ तत्व। ठीक है, उत्पादन तो कुछ कर नहीं रहा, ना ही विस्थापन, ना ही वाक्य विन्यास, क्योंकि भाषा का गुण पूछा है जिसमें शब्द किसी भी वस्तु या कोई घटना या विचारों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कोई भी शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए, घटना या विचारों के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वो अर्थ बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ लिखने के लिए मदद के रूप में शब्दों की जो रूपरेखा है, क्या कुछ चित्र दिए जाते हैं? लेखन के इस तरीकों को क्या कहा जाता है? मतलब कि जो भाषा की कक्षा उसमें विद्यार्थियों को कुछ लिखने के लिए मदद के रूप में शब्दों की रूपरेखा, मतलब कुछ शब्द दिए जाते हैं या चित्र एक बनाकर दे दिया जाता है। मान लो कि एक चित्र हुआ, यहाँ पे चिड़िया है, पेड़ है, यहाँ पे जो है बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है जानवर हैं, तो इस तरह से चित्र दिया जाता है। तो लेखन के इस तरीक़ों को क्या कहलाएगा? जो लेखन का ये तरीका क्या? निर्देशित लेखन, नियंत्रित लेखन, मुक्त लेखन या प्रवाह लेखन। तो याद रखिएगा ये कि निर्देशित लेखन होता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ें दी गई हैं उसको देखकर जो है लिखना होता है। तो एक निर्देश दिया गया, आपको संकेत दिया गया, उसी के आधार पर लिखना है। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भाषा अध्यापक के निष्पादन में, ठीक है, निष्पादन में सुधार लाने के लिए, जो भाषा अध्यापक है, भाषा अध्यापक के निष्पादन में सुधार लाने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो स्व मूल्यांकन करना, या उपचारात्मक शिक्षण, अवलोकन रिपोर्ट, या प्रतिबिंबात्मक जर्नल। तो भाषा अध्यापक के निष्पादन में सुधार लाने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होगा? सुधार लाना है तो उपचारात्मक शिक्षण सबसे सही होता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए, कक्षा 5 की अध्यापिका रीमा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तरह तरह की सामग्री लाती है, जैसे कि समाचार पत्र, रेलवे समय सारणी, मेन्यू कार्ड, भोजन का तालिका, ये सब तरह का जो है वो जो है दृश्य सामग्री लाती है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट लेकर आती है। तो वह किस प्रकार की सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रही है? प्रमाणिक सामग्री, अनुकूलित सामग्री, स्वयं निर्मित सामग्री, सरलता से उपलब्ध सामग्री। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो जो है समाचार पत्र, जो चीज़ें प्रमाणिक तौर पे मौजूद हैं उनका जो है प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखो, अनुकूलित सामग्री तो होगा नहीं, स्वयं से कुछ का निर्माण नहीं किया है। यहाँ पे समाचार पत्र स्वयं थोड़ा ना बना रही है, रेलवे की समय सारणी वो थोड़ा ना कर रही है। ठीक है, सरलता से उपलब्ध सामग्री भी नहीं है ये। तो यहाँ पे जो है प्रमाणिक सामग्री जो है वो शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भाषा कौशलों के मूल्यांकन के लिए एक अच्छा परीक्षण वह है जिसकी विश्वसनीयता की जांच हो सके। इसका तात्पर्य क्या है? मतलब भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए एक अच्छा परीक्षण क्या होगा? जो उसकी विश्वसनीयता की जांच कर सके। इसका तात्पर्य क्या है? तो ये परीक्षण मूल्यांकन के उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से संबोधित करते हैं। मतलब ये जो परीक्षण है जो मूल्यांकन के उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से जो है संबोधित कर पाते हैं, ये होगा। या शिक्षार्थी के इन परीक्षणों में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इससे पता चलेगा। तो इससे तो कुछ भी पता नहीं, कई बार बच्चे अच्छे प्रदर्शन करते हैं और कई बार जो है सही नहीं। तो इससे जो उसकी विश्वसनीयता की जांच आप कर ही नहीं सकते। परीक्षण में एक समान परिणाम सामने आने के लिए नहीं,
बच्चे जब है अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है तो एक समान परिणाम आप कैसे ला सकते हैं। परीक्षण में प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न होने चाहिए, नहीं। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है कि ये परीक्षण मूल्यांकन के उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से संबोधित कर रहा है। जो मूल्यांकन के उद्देश्य मतलब किस तरह से संबोधित कर रहा है, किस तरह के उसमें प्रश्न है, तो ये जो है आपका करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक अध्यापिका कथा वाचन के दौरान किसी भी कथा का वाचन कर रही है, बता रही है, उसके दौरान हाव भाव और भंगिमाओं का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों को भी ऐसा करने के लिए वो प्रोत्साहित करती है। वो भाषा शिक्षण के लिए किस अधिगम शैली का उपयोग कर रही है? तो श्रवण संबंधी, दृश्य संबंधी, गत्यात्मक संबंधी या कलात्मक संबंधी। देखिए यहाँ पे हाव भाव और भंगिमाओं का प्रयोग करिए और बच्चों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करिए। तो भाषा शिक्षण में वो कौन सी शैली का? तो केवल श्रवण और दृश्य का तो प्रयोग नहीं करिए, गत्यात्मक, ठीक है, गत्यात्मक शैली का जो है प्रयोग कर रही है कि बच्चे भी उसके साथ साथ जो है ये एक्ट करें। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए भारत में भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन जो है सही है? भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो ये बात तो करेक्ट है। भारत की कार्यालयी भाषा जो है हिंदी है, क्या ये बात करेक्ट है? तो देखिए भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो ये सही नहीं है। भारत की जो कार्यालयी भाषा है वो हिंदी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। कार्यालयी भाषा को हम बोल सकते हैं कि ये हिंदी है। भारत की कार्यालयी भाषा अंग्रेजी नहीं है। भारत की जो है भारत की सहकार्यालयी भाषा जो है अंग्रेजी है। तो यहाँ पे बी और डी जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आपका बी, सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक से अधिक भाषा का ज्ञान, अगर आपको एक से अधिक भाषा का ज्ञान है तो भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है? नहीं, कभी भी बोझ बन जाना मतलब बहुभाषा है तो वहाँ पे बोझ बन जाना या उससे नकार देना, इस तरह के ऑप्शन गलत होते हैं। विद्यार्थियों को नई भाषा सीखते समय भ्रम पैदा होता है? बिल्कुल भी नहीं। नई भाषा सीखने और पढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक है। अगर एक से अधिक भाषा है तो आपको उसको एक साधन के रूप में लेना है कि एक नई भाषा सीखने को मिल रहा है, तो एक सहायक के रूप में है। नई भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है? तो नहीं, बाधा नहीं डालती है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बहुभाषा के रूप में जो है उसको भ्रम पैदा करती है भाषा को लेकर, या बोझ डालती है, या समय पर्याप्त समय नहीं होता है, या समय में बाधा डालती है, अधिगम में बाधा डालती है, इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत होंगे। याद रखिएगा ये एक साधन के रूप में बहुभाषा काम करता है। एक से अधिक भाषा है तो एक साधन के रूप में बच्चे को एक दूसरी भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम विकास के आयाम की श्रेणी में नहीं है? ठीक है, गत्यात्मक, संवेदी, संज्ञानात्मक या तार्किकता। तो गत्यात्मक, संवेदी और संज्ञानात्मकता तो होगा ही, लेकिन क्या नहीं है? तार्किकता। तार्किकता मतलब ये तो हमारे ज़्यादातर मैथ्स में होता है, तार्किकता जो है नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन तो सही है। कौन सा जो है आयाम विकास के आयाम की श्रेणी में नहीं है? तो वो है तार्किकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों के व्यवहार और कौशलों के अवलोकन हेतु क्या तैयार करना चाहिए? मतलब कि जो निरंतर मूल्यांकन होता है उसके अंतर्गत जो है बच्चों के व्यवहार और कौशलों का अगर ऑब्जर्वेशन करें तो उसके दौरान क्या करना चाहिए जिससे कि विकास के मुख्य आयामों की जो है प्रगति पर दृष्टि रखी जा सके। तो रिपोर्ट तैयार करना, लेखा जोखा या चेकलिस्ट या फ्लैश कार्ड। तो सबसे बेस्ट जो होगा, रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा, ना ही लेखा जोखा से, चेकलिस्ट। बच्चे को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, बच्चे ने अपने उद्देश्य को पूरा किया है या नहीं किया, बच्चे को कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन सा नहीं है। तो चेकलिस्ट जो है सबसे बेस्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, सतत जो मूल्यांकन होता है, जो निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। और इसमें जो है बेस्ट तरीका है चेकलिस्ट, क्योंकि आपको पता उसी टाइम चल जाता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाया या नहीं। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। संप्रेक्षण कौशल और बोध संबंधी क्षमताओं को प्रभावित करने वाला भाषा विकार कौन सा है? संप्रेक्षण कौशल और बोध संबंधी क्षमताओं को अगर प्रभावित करने वाला भाषा का विकार इनमें से कौन सा है? तो देखिए, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसथर्पिया या डिस्टोपिया। तो डिस्फेजिया जो है
भाषा कौशल मतलब बच्चे को बोलने में अगर कोई समस्या आ रही है या उसे समझने में समस्या आ रही है तो कौन सा तरह का विकार होता है, तो याद रखिएगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में जैसे डिसलेक्सिया जो होता है इसमें पठन संबंधी विकार होता है। लेक्सिया, लेक्सिया से याद रखिएगा कि लर्निंग से प्रॉब्लम। डिसग्राफिया, ग्राफिया से आप याद रखिएगा कि लिखने से संबंधी। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन संबंधी। वहीं पर जो डिस्फेजिया है जिसमें बच्चे को अपनी बात दूसरे से करने में जो है समस्या आता है, किसी को अपनी बात समझाने में, तो संप्रेषण कौशल और बोध संबंधी क्षमताओं को प्रभावित करता है डिस्फेजिया। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भाषा के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो मात्र एक साधन है। जो पाठ्य पुस्तक मात्र बोल दिया, ये ऑप्शन आपका यहीं पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मात्र नहीं, कई साधनों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी और बाकी साधन हैं, जैसे कि आपका भाषा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो पाठ्य पुस्तक एक साधन हो सकता है, टीचर एक साधन हो सकता है, तो बाकी साधनों में से ये भी एक साधन है। मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं, एक आकलन का उपकरण है, ये भी नहीं। ठीक है, एक बोल दिया। तो यहाँ पे जो है सेकेंड, कई साधनों में से एक भाषा पाठ्य पुस्तक भी है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। भाषा की कक्षा में रियलिया, जो रियलिया है वास्तविक सामग्री के प्रयोग का क्या अर्थ है? जो रियलिया है ये वास्तविक सामग्री के प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या, इसका तात्पर्य क्या है? तो संप्रेषण के लिए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का प्रयोग करना, या शिक्षण सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना, या शिक्षण के लिए यथार्थवादी या बच्चों के अधिगम का वास्तविक स्तर। नहीं, जो रियलिया है ना, ये वास्तविक सामग्री के प्रयोग का तात्पर्य, इसका मतलब है कि शिक्षण सामग्री के रूप में जो वास्तविक चीज़ें हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट हैं, उनका प्रयोग करना, वास्तविक जीवन की स्थितियों को नहीं, बल्कि जो ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, उसका प्रयोग करना। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपका जो है 20 जनवरी का जो पेपर था, 20 जनवरी 2023, ठीक है, 20 जनवरी 2023 का जो पेपर है, इसमें लैंग्वेज 1 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लैंग्वेज 2 भी। अब मैं 20 जनवरी का ही पेपर जो सेकंड, जिनका सी टेट जो पेपर 2 है, पेपर 2, ये पेपर 1 का लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 डिस्कस किया, पेपर 2 का लैंग्वेज 1 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अभी आप लोगों के साथ लैंग्वेज 2 डिस्कस करूँगी। ठीक है, 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करते हैं। क्वेश्चन ये आपका 20 जनवरी का ही पेपर है, लैंग्वेज 2, पेपर 2 जो है उसका लैंग्वेज 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, 136 क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक कौशल है? उत्पादक कौशल, हम सब लोग जानते हैं कि 4 कौशल होता है। ठीक है, आपका 4 कौशल जो होता है, जैसे कि लिखना, सॉरी स्टार्टिंग से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले जो कौशल आता है, बच्चा क्या करता है, सुनता है, फिर वो जो है बोलना सीखता है, सुनता बोलता है, फिर पढ़ता है, और फिर उसके बाद जो है लास्ट जो है लिखने का, राइटिंग का आता है, लिखता है। तो जो सुनना है मतलब कि श्रवण कौशल हुआ। ठीक है, बोलना जो हुआ ये वाचन कौशल हुआ, पढ़ना जो हुआ पठन कौशल हुआ, और यहीं पर जो लिखना है ये जो है उसका क्या हो गया, लेखन कौशल हो गया। लेकिन जिसमें बच्चा उत्पादक कौशल पूछ रहे हैं, जिसमें वो खुद उसका इन्वॉल्वमेंट है, खुद मतलब केवल सुन नहीं रहा है, वो बोल रहा है। देखिए सुनना जो है ये उत्पादन नहीं कौशल, ये ग्रहणात्मक कौशल है। सुनना जो है ग्रहणात्मक कौशल है, उसी तरह से पढ़ना भी ग्रहणात्मक कौशल है। तो सुनना और पढ़ना मतलब कि श्रवण करना और पठन करना, ये जो है ग्रहणात्मक कौशल है। आपसे क्या पूछा है, उत्पादन कौशल, जिसमें आप उत्पादन करते हैं, कहने का मतलब अपने थॉट्स बोलते हैं, अपने विचार बोलते हैं। तो बोलना और लिखना, अपना लिखते हैं, तो ये जो है उत्पादन कौशल में आता है। तो याद रखिएगा, बोलना और लिखना जो है ये उत्पादन कौशल में आएगा। बोलना का मतलब वाचन और लेखन। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ता है? मतलब इनमें से कौन सा जो है शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ेगा? एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उस कहानी को पढ़ने के लिए कहती है जिसे वह कल पढ़ाएगी, और वह उस कहानी के बारे में उनके विचार बिंदु उभारने के लिए कहती है। ठीक है, जिसको वो कल पढ़ाएगी, मतलब विद्यार्थियों को उस कहानी को पढ़ने के लिए कहती है जो वो कल पढ़ाएगी, अभी उसने पढ़ाया नहीं, और उसके बारे में जो अपना विचार बच्चों को कहती है कि बोले। तो ये क्या, ये पूर्व ज्ञान से जोड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अध्यापिका शिक्षार्थियों से उनकी रुचियों के बारे में बातचीत करेगी, बिल्कुल, मतलब उनकी किन किन चीज़ों में रुचि है, तो ये तो सही बोल रहे हैं। कक्षा में प्रभावशाली पठन और अधिगम के लिए सामाजिक गतिविधियों को समुन्नत करेगी, तो ये क्या उनके प्रीवियस नॉलेज के बारे में,
शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने का मतलब है उनके रुचियों के बारे में जानना, फिर उसके आगे जो है बताना। पिछले दिन पढ़ाई गई सामग्री के कुछ अंश को कंठस्थ करना, रटने तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा कि अध्यापिका जो है विद्यार्थियों से उनके रुचियों के बारे में बातचीत करेगी, उनके पूर्व ज्ञान के बारे में, जिससे पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही नहीं है। विद्यालय शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान घर की भाषा, मातृभाषा का अध्ययन करना, तो क्या ये सही नहीं है? ये तो सही है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये तो बात साफ साफ कही गई कि जो विद्यालय शिक्षा है उसके प्रारंभिक वर्षों के दौरान जो आपकी प्राथमिक एजुकेशन होती है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो घर की भाषा और मातृभाषा में होनी चाहिए, तो ये तो सही है। विद्यालय शिक्षा माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन, बिल्कुल। विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का एक अध्ययन, बिल्कुल। विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों में अंग्रेजी पढ़ाने के माध्यम भाषा के रूप में, ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, आप जो है मातृभाषा में पढ़ाएंगे, एक शास्त्रीय भाषा का भी अध्ययन करने के लिए बोल सकते हैं, माध्यमिक स्तर पर जो है विदेशी भाषा का भी अध्ययन, लेकिन यहाँ पे जो है आरंभिक वर्षों में अंग्रेजी पढ़ाने की माध्यम भाषा के रूप में होगा, तो ये आपका गलत है। इसके बारे में जो है अनुशंसा नहीं की गई है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? गलत होगा। ये 2020 के बारे में सही नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पठन से क्या आशय है? मैंने सभी क्वेश्चनों के बारे में करवा रखा है, तो वो कर लीजिएगा। ठीक है, पठन से क्या तात्पर्य है? तो अक्षरों को ध्वनियों में डिकोड करना, जो अक्षर है उनको ध्वनियों में डिकोड करना, शब्दों की वर्तनी बताना, या अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, या अक्षरों का शब्दों में कोडीकरण। तो याद रखिएगा, पठन का मतलब होता है अर्थ का निर्माण करना, पठन का मतलब ही होता है अर्थ को समझना। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। पठन का मतलब अर्थ, ये याद रखो, पठन अर्थ से रिलेट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, भारत की शिक्षा में भाषा नीति का उद्देश्य मातृभाषा आधारित बहुभाषा को समुन्नत करना है। विद्यालय शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद का क्या तात्पर्य है? सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं और उनमें एक से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे हैं अपना जो विद्यालय शिक्षा वो मातृभाषा में ही आरंभ करते हैं, जिनकी जो क्षेत्रीय भाषा पहले उसी रूप में वो आते हैं। ठीक है, जो भी उनकी मातृभाषा होती है, उसके बाद जो है एक से अधिक भाषाएं जो है उसमें जोड़ते जाते हैं, तो ये करेक्ट है। सभी बच्चे विद्यालय की भाषा अंग्रेजी हिंदी सीखते हैं, नहीं, वो अपनी भाषा में विद्यालय में आते हैं, तो ये तो होगा नहीं। सभी बच्चे कार्यालयी भाषा अंग्रेजी विदेशी भाषाएं सीखते हैं। सभी बच्चे मातृभाषा सीखते हैं, मातृभाषा तो अपने आप जो है अपने अर्जित कर लेता है अपने घर से, अपने परिवेश से, तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भाषा के साथ संलग्न होना क्या है? तो भाषा क्या है, इस पर शोध करना। भाषा के साथ संलग्न होने का क्या मतलब है? भाषा क्या है उस पर जो है शोध करना, उस पर रिसर्च करना, या शिक्षार्थी भाषा के साथ कार्य करते हैं और उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये होगा कि भाषा जो है बच्चे जो है इस पर कार्य करते हैं इसके साथ, और अपने उद्देश्यों के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। शिक्षार्थी रटने और कंठस्थीकरण, ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें रटने की बात कह दी। शिक्षार्थी यह सीखते हैं कि भाषा के साथ संलग्न होना, नहीं, क्या बताता है कि शिक्षार्थी जो है भाषा के साथ ही कार्य करते हैं और उद्देश्यों के लिए इसका अपना जो है इस्तेमाल करते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि भाषा के साथ संलग्न होने का मतलब पूछा है, तो भाषा के साथ संलग्न होने का अर्थ ही यही है कि शिक्षार्थी जो है भाषा के साथ ही कोई कार्य करते हैं, बिना भाषा के वो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो बच्चे हैं या कोई भी मनुष्य है भाषा कैसे सीखते हैं? बिना प्रयास के मातृभाषा सीख जाते हैं, बिना अधिक प्रयास के विदेशी भाषा सीख जाते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि विदेशी भाषा मतलब जिसमें प्रयास की आवश्यकता होती है दूसरी भाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है इसमें प्रयास की आवश्यकता होती है, तो अधिक प्रयास से बिना अधिक प्रयास के ऐसा तो नहीं है, प्रयास करना ही पड़ता है, तो ये तो होगा नहीं। सभी एक ही तरीके से भाषा सीखते हैं, ये भी सही नहीं है। दिन प्रतिदिन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करके मातृभाषा, तो मातृभाषा के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। मातृभाषा बच्चा अपने परिवेश में जो है ग्रहण कर लेता है। लैंग्वेज एक्विजिशन एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा बच्चा जो है खुद अनुकरण करके अपने परिवेश से सीखता है बिना किसी प्रयास के, सुनते सुनते। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मातृभाषा जो द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान पैदा करती है, ऐसा नहीं है। मातृभाषा जो है सहायक होती है। मातृभाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को न तो समर्थित करती है और ना ही व्यवधान डालती है, ऐसा भी नहीं है। समर्थित तो करती है, ना व्यवधान डालती है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ना समर्थित करती है ना व्यवधान डालती है, तो ये गलत है। ठीक है, समर्थित करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा के अधिगम के लिए एक संसाधन है, बिल्कुल सही बात है। मातृभाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करती है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों क्यों गलत है? देखिए, मातृभाषा में व्यवधान पैदा करती है इसलिए गलत है कि ये कोई बाधा नहीं डालती है, बल्कि ये एक संसाधन के रूप में काम करती है। ये ना समर्थित करती है, ऐसा नहीं है, समर्थित करती है। तो सी और डी यहाँ पे करेक्ट होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उच्चारण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सी प्रभावशाली युक्ति है? उच्चारण के शिक्षण के लिए तो क्या है? उच्चारण के ड्रिल करवाकर, या जिह्वा मुड़गन गीत टंग ट्विस्टर के द्वारा, या ध्वनि विज्ञान पढ़ाने के माध्यम से, तान अनुतान मतलब रिसाइटेशन के माध्यम से। तो देखिए, उच्चारण शिक्षण को अगर सही करवाना है तो जो टंग ट्विस्टर है वो सबसे सही होता है, जिसमें जो है आप अच्छे से बोल पाते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है आप सही कर सकते हैं, ये सबसे प्रभावशाली युक्ति होगी। तो इसका जो ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9, अभी 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए। काव्य के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो काव्य का शिक्षण है, भाषा अधिगम, व्याकरण, सारांश और शब्द भंडार का अधिगम करना, बिल्कुल भी नहीं। कंठस्थीकरण आ जाए तो ये ऑप्शन ही गलत है। कवि और उसके काल के बारे में जानना, इससे क्या होगा? विचारों, सौंदर्य अनुभूति, भाषा प्रयोग, काव्यात्मक युक्तियों का आनंद लेना। जो काव्य होता है, जो कविता होती है, उससे जो है सौंदर्य की अनुभूति होती है, अपनी भाषा का प्रयोग करना, काव्यात्मक रूप में एक लय के द्वारा इसकी एक अनुभूति करते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठन के बाद का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा पठन के बाद का कार्य नहीं, पढ़ने के बाद? अध्यापक शिक्षार्थियों को पढ़ी गई सामग्री पर बनी समझ के आधार पर अव्यवस्थित मतलब कि जम्बल्ड सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए कहता है। तो ये बात तो सही है। ठीक है, अध्यापक पढ़ी गई सामग्री में से शब्द छांटकर उन्हें एक नए शब्द बनाने के लिए कहता है, ये भी सही है। ये तो पठन के बाद होता ही है। अध्यापक शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री पर अपने विचार पत्र और लेखक की अभिव्यक्ति, लेखक ने क्या कहा है इसे अभिव्यक्त करने के लिए कहता है, तो ये भी करेक्ट है। अध्यापक पाठ्य सामग्री के लेखक के बारे में और उनमें आए नए शब्दों का परिचय देता है, तो ये नहीं है। ठीक है, अध्यापक जो पाठ्य सामग्री के लेखक के बारे में आए जो नए शब्द उससे परिचित करना नहीं, ये कार्य जो है पठन के बाद नहीं किया जाता। ये तीनों जो है करेक्ट है। अब क्या सही नहीं है, तो यही आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा अधिगम की केंद्रीयता का क्या आशय है? भाषा अधिगम जो है उसकी केंद्रीयता का क्या आशय है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को पढ़ाना है। जो भाषा शिक्षण है इसका मतलब क्या है? जो विषय वस्तु उसको केवल पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं है। विषय वस्तु के अधिगम के लिए भाषा के विषय में ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो वैसे ही गलत है। अगर विषय वस्तु के अधिगम के लिए भाषा के विषय में अगर ध्यान नहीं देंगे तो सीखेंगे कैसे? भाषा अधिगम मुख्यतः विषय वस्तु का अधिगम है, ऐसा भी नहीं है। सभी प्रकार की विषय वस्तुओं का अधिगम जो है, सभी प्रकार की जितने भी हैं, सभी प्रकार की विषय वस्तुओं का अधिगम मुख्य रूप से भाषा के द्वारा ही होता है, भाषा अधिगम है। तो ये जो है बात सही है कि सभी प्रकार के विषय वस्तु का जो अधिगम किया जाता है मुख्य रूप से भाषा अधिगम है। ठीक है, तो इसीलिए तो सभी सब्जेक्ट के रूप में भाषा को लिया जाता है, क्योंकि भाषा होगा ही नहीं तो सब आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो सभी सब्जेक्ट के माध्यम से आप भाषा सीखते हैं। 13 क्वेश्चन, लेखन की प्रक्रिया उपागम में जो लेखन किया जाता है उसके प्रक्रिया के उपागम से क्या आशय है? विचार बिंदुओं, संपादन, पुनर्लेखन और अंतिम प्रारूप करना, बिल्कुल भी नहीं। रूपरेखा लिखना या संपादन या पुनर्लेखन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लेखन, अंतिम प्रारूप की प्रतीक्षा या पुनर्वलोकन, संशोधन, संपादन नहीं। लेखन की प्रक्रिया का मतलब क्या है? मानस मंथन करना, रूपरेखा बनाना, प्रारूप लिखना, दोहराना, समीक्षा करना, संपादन और अंतिम प्रारूप। इस जो ये तरीका है ना, इसको याद कर लीजिए। लेखन की प्रक्रिया का जो उपागम है इसका क्या आशय है कि एक मंथन करना, उसके बाद एक रूपरेखा बनाना, फिर रूपरेखा बनाने के बाद उसको लिखना, फिर उसे दोहराना, उसकी समीक्षा करना, फिर संपादन करना और अंतिम रूप से प्रारूप को तैयार करना। ये जो है इसकी प्रक्रिया है, इस जो क्रम को है आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14,
क्या है क्वेश्चन नंबर 14? देखिए, आस्था कक्षा 8 में अंग्रेजी पढ़ाती है, ठीक है। उसने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे भूगोल की पाठ्य पुस्तक से कोई सा पाठ पढ़ें और इस प्रकार से वह शिक्षार्थियों के विषय वस्तु और भाषा दोनों ही सीखने के लिए शब्द भंडार और बोध संबंधी कार्य करवाती है। जो ये युक्ति या प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा? दूसरे विषय क्षेत्र के संसाधन के रूप में बिल्कुल नहीं, भूगोल का अधिगम तो नहीं, शब्द संपदा का अधिगम नहीं, भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम का अधिगम। मतलब कि दूसरे पाठ उसे जो है भाषा सीखने के लिए एक सहायक के रूप में ये इस्तेमाल कर रही है। तो भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम में कि किस तरीके से जो है आप अपने पाठ्यक्रम जो आपके हैं उससे भाषा सीख सकते हैं, तो भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम में 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब हम इस तरह से जो है 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ जो है जहाँ जहाँ पर मैंने आप लोगों को चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए होंगे तो लगभग जो है 50 क्वेश्चन जो है आपके तैयार हुए होंगे, ठीक है। आकलन की इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो है अभी ये 50 क्वेश्चन ये पैडागोजी आज के बाद जो है मैं हिंदी नहीं करवाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को और करना है तो कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके बाद जो है मैं CDP और SST और आपकी मैथ्स और EVS की क्लास आएगी, जिसकी मैराथन क्लास होने वाली है, ठीक है। आकलन में प्रतिपुष्टि किस लिए की जाती है? जो आकलन है उसमें प्रतिपुष्टि किस लिए दी जाती है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों दी जाती है? तो यह पता लगाने के लिए क्या सीखा गया है, या शिक्षार्थियों को उन्हें विशेष और कमज़ोर बिंदुओं के बारे में बताने के लिए, अध्यापक को सूचित करना कि शिक्षार्थी क्या नहीं जानते, उनका मूल्यांकन करना, व्यवस्था के लिए, जिसे कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का संशोधन। देखिए, आकलन में जो फीडबैक दिया जाता है वो जो है ये पता लगाना कि क्या नहीं सीखा है, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थियों को उनकी जो विशेष चीज़ें हैं और जो उनके कमज़ोर पॉइंट्स हैं उसको बारे में जानने के लिए, ठीक है। जो आकलन किया जाता है वो अपने लिए जो है टीचर करता है कि बच्चे को क्या समझ में आ गया और यहाँ पर जो है क्या क्या जो चीज़ें उसको क्लियर नहीं हुई हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए जो है वो करता है। तो इसीलिए जो है फीडबैक दिया जाता है, तो ये करेक्ट है। अध्यापक को सूचित करने के लिए, तो अध्यापक को सूचित करने से क्या होगा? शिक्षार्थी क्या नहीं जानते, इससे क्या फ़ायदा होगा? फीडबैक देने का मतलब है कि बच्चों को पता चल सके और उस पर जो है टीचर काम कर सके, ठीक है। व्यवस्था के लिए तो ये भी गलत है, व्यवस्था के लिए नहीं, ये बच्चों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जो आपके 50 क्वेश्चंस लगभग जो है 45 क्वेश्चन हमने किया, इससे जो है आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और क्लास कैसी रही ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है आप लोगों को, कहीं पर भी कुछ लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और आपको जो है ये अपना जो स्कोर है वो भी ज़रूर बताइएगा कि इसमें जो है आपको 45 में से कितने बने। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लास जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ऑल द बेस्ट।